हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने FY बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का तो नाम आपका सुना सुना लगता है, आपने 12th में पढ़ा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसी को ही हम FY में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब इस सेकंड सेमेस्टर में जो मोनोपोलिस्टिक है कंपटीशन है, उसमें हमने डिस्कस किया कि इसके फीचर्स क्या हैं, जो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, और उसके साथ साथ डिस्कस किया था कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे एंजॉय करती है इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अगर वो प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर है, काम कर रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम 3 अलग अलग सिचुएशन में पॉसिबल है। उसका एक्सेस कैपेसिटी यानी उसने यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो ही इज़ एंजॉइंग एक्सेस प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और हमने ये अजम्पशन में भी कहा था कि हर एक मोनोपोलिस्ट जो है वो इस मार्केट में डिफरेंट कॉस्ट कर्व को बिलोंग कर रहा है, यानी हर एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अलग अलग है। ओके बच्चों, ना इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को किसने डेवलप किया था? हमने पढ़ा था कि दिस थियरी वाज डेवलप्ड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने डेवलप किया था, E.H. चैम्बरलिन, जिसने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बुक लिखा था 1933 में। एज वेल एज दिस थियरी इज डेवलप्ड बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन। ओके बच्चों, नाउ इस थियरी में हमने इक्विलिब्रियम तो डिस्कस किया कि जो शॉर्ट रन में है वो 3 कंडीशंस में मिलती है, विथ एक्सेस प्रॉफिट, जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सम टाइम एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर एवरेज कॉस्ट एक्सीड हो जाता है एवरेज रेवेन्यू से, तो एट दैट लेवल एक प्रोड्यूसर जो है वो मिनिमम लॉस भी सफ़र कर सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं, वेयर ऑल द कॉस्ट बिकम वेरिएबल, एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज कर सकता है, प्रोडक्शन टेक्निक्स को चेंज कर सकता है, प्लस उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी वेरिएशन, यानी ऑल द कॉस्ट बिकम वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। तो इसके लिए लॉन्ग रन में हमने क्या देखा कि एक फर्म, एक प्रोड्यूसर जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट को इंजॉय करता है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट का जो है वो फ्लैटर है, लेकिन इट इज़ टेंजेंट विद द एवरेज रेवेन्यू का कर्व, यानी लैक यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और LAR यानी लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, दोनों इक्वल। और वहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, चारों इक्वल, और वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, अब हम इस सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि इसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ एक सेलिंग कॉस्ट, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर है, वो किस तरह से इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है और उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करता है। तो आज हम देखेंगे हमारे यूनिवर्सिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं तो जनरली हमने प्रोडक्शन कॉस्ट देखी है बच्चों। प्रोडक्शन कॉस्ट वही रहती है जो एक प्रोड्यूसर इंकर करता है while producing goods and services। उसमें आपका रेंट आ जाता है, वेजेस आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट जो रहता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो रहता है, यानी वॉट एवर कॉस्ट इज इंकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो पहले हम प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में लिखेंगे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस इंकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है बच्चों? रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, अगर हमारा बोरोड कैपिटल है तो नॉर्मल प्रॉफिट, हर कोई प्रोड्यूसर अपना नॉर्मल प्रॉफिट 5 to 10% इंक्लूड कर देता है, डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट फॉर एनी अदर इनपुट्स, ये सब आपके प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा रहता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपके प्रोड्यूसर हर कोई इंकर करता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है जो हमें इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिखाई देती है, और वो है हमारी सेलिंग कॉस्ट।
अब ये सेलिंग कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये कॉस्ट वो है जो एक प्रोड्यूसर के सेल को प्रमोट करती है, यानी सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड टू प्रमोट द सेल. इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि इसकी वजह से प्रोड्यूसर का, मैंने कहा, सेल बढ़ता है, मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, प्लस उस डिमांड क्रिएट होने की वजह से प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है. अब प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी तो ही विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. इससे उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे. तो ये सब फ़ायदा जो है वो प्रोड्यूसर को मिलता है इफ़ ही विल इंकर एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग कॉस्ट. अच्छा, सेलिंग कॉस्ट में हम एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में कर सकते हैं? डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स रहते हैं. जैसे नॉर्मली हम एडवर्टाइजिंग पे करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में भी हैं और अगेंस्ट में भी हैं. एडवर्टाइजमेंट के हमारे एडवांटेजेस भी हैं और सब डीमेरिट्स भी हैं. तो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना, पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना ताकि डिमांड क्रिएट हो, या एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे सेल्समैन को अपॉइंट करना, उन्हें कमीशंस देना, जितना आप सेल करोगे उसके ऊपर उनका कमीशन रहता है. प्लस मार्जिन टू डीलर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आप अपॉइंट करते हो उनके साथ आप मार्जिन जो है वो सेटिस्फाई उनको करते हो. जितना वो ज़्यादा सेल करेंगे, जितना डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अपने प्रॉफिट में से शेयर करोगे विद द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स. देन विंडो डिस्प्ले हर जगह, ताकि प्रोडक्ट जो हो वो अपीलिंग लगे, हर एक कस्टमर के माइंड्स को अट्रैक्ट करे, उन्हें मोटिवेट करे, डिज़ायर क्रिएट करे. डेमॉन्स्ट्रेशन होता है हर जगह, बहुत जगह ऐसे होते हैं, अगर वो फूड आइटम्स हैं या अगर वो क्लोथिंग रहते हैं यानी कंज्यूमर गुड्स, तो डेमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हम कस्टमर्स को दिखाते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो अपीलिंग होता है. देन एग्जीबिशंस हम कंडक्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप होता है, इसके थ्रू भी आपकी एडवर्टाइजमेंट रहती है. फ्री सैम्पल्स कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट कंज्यूमर मस्ट नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंटर इन द मार्केट. या आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में दिया जाता है. तो ये सब चीज़ें जो है वो सेल्स, आपकी सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा है बच्चों. जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं तो ये वो कॉस्ट है जो आपके इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन में लगता है, लेकिन ये सेल करने के लिए आपका सेलिंग कॉस्ट रहता है, ये आपके सेल को प्रमोट करता है बच्चों. अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप एग्जांपल दे सकते हो. ये मैं क्या बता रही हूँ बच्चों? डिस्टिंग्विश. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट आर सिमिलर. नो, दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट है. जब हम देखते हैं कि ये जो सेलिंग कॉस्ट है, इस सेलिंग कॉस्ट की वजह से आपके कस्टमर के माइंड में डिमांड क्रिएट होता है, ओके. लेकिन अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो यूटिलिटी जो है उसको सेटिस्फाई करता है, कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करता है. जब हम सेलिंग कॉस्ट देखते हैं तो इट विल इंक्रीज द डिमांड, वो डिमांड को इंक्रीज करता है. लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो दोनों कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है. अब चलो, हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो क्या है? इफेक्ट्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट. अब सेलिंग कॉस्ट के 3 इफेक्ट हमें बच्चों दिखाई देते हैं और वो तीनों इफेक्ट हम 3 डायग्राम की हेल्प से दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. बहुत आसान है बच्चों. जैसे पहला है इंक्रीज इन डिमांड. जब आपकी प्रोड्यूसर्स मार्केट में सेलिंग कॉस्ट को इंकर करते हैं इन एनी फॉर्म, आइदर एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिसिटी हो, या उन्होंने सेल्समैन को अपॉइंट किया है, डेमॉन्स्ट्रेशन किया है, उन्होंने डीलर्स को मार्जिन दिया है इस तरह से ताकि वो अपने डिपार्टमेंट स्टोर में या अपने सपोज थिएटर्स हैं, मॉल्स हैं, रिसोर्ट हैं, उसमें वही प्रोडक्ट रखते हैं जहाँ से उनको कमीशन ज़्यादा मिलती है. तो ये सब चीज़ों की वजह से सबसे पहला ये रहता है इंक्रीज डिमांड, आपकी डिमांड बढ़ती है. और एडवर्टाइजमेंट तो ऐसा रहता है, ये बहुत अट्रैक्टिव ऑडियो विजुअल्स जो रहते हैं जो आपके कस्टमर्स को बार बार बैंग होते रहते हैं. क्योंकि कुछ भी चीज़ें हम लोग देखें, चाहे हम लोग अपने मोबाइल पे देखें, चाहे टीवी में देखें, या हम लोग नेटफ्लिक्स पे देखें, व्हाटएवर में भी आप देखते हो ऐड ज़रूर आती है. और बार बार वो जब ऐड आपके माइंड पे बार बार जब हैंग होती रहती है यानी बैंग होती रहती है, तो कभी कभी लगता है चलो एक बार तो ट्राई करके देख लेते हैं. और अगर उसमें अगर ऑफ़र आ गया, उनमें अगर डिस्काउंट आ गया, उसमें अगर ब्रांडेड अगर प्रोडक्ट्स हैं, अगर ब्रांडेड गुड्स हैं, अगर वो आपको अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए.
कस्टमर को ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जो डिमांड नहीं भी थी वो क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए इंक्रीज़ इन डिमांड में आपका सेलिंग कॉस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें हम बच्चों जैसे पहला इंक्रीज़ इन डिमांड देखते हैं। अब वो कैसे दिखाई देता है इंक्रीज़ इन डिमांड, इसमें हम देखते हैं जैसे YXOX ये एल का फॉर्मेट, यहाँ पे हम दिखाते हैं प्राइस और यहाँ पे हम दिखाते हैं आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सपोज एक नॉर्मल डिमांड कर्व था। अब इस नॉर्मल डिमांड कर्व पे आपका प्राइस जो था वो फिक्स था, यानी OP प्राइस और क्वांटिटी वाज OQ, यानी हम इस इक्विलिब्रियम लेवल पे मार्केट में डील कर रहे थे अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशन। लेकिन जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आ गई, आपने देख लिया अब डिटर्जेंट्स है, अब डिटर्जेंट्स ऐसे वो दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। जनरली हम देखते हैं कि पूरे के पूरे जो वाइट कपड़े हैं स्पेशली वो एकदम क्लीन, एकदम शाइनी वाइट हो जाते हैं। तो हर एक को लगता है चलो एक बार तो यूज़ करके देख लेते हैं, शायद हमारे भी कपड़ों की इतनी अच्छी तरह से क्लीननेस हो जाए, यानी इसी तरह से जो स्टेन है वो इजीली रिमूव हो जाए। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट होता है और इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को वो इतना अच्छी तरह से अट्रैक्ट हमेशा दिखाते हैं कि आपकी उस सेलिंग कॉस्ट की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाती है प्राइस तो वहीं रहता है, लेकिन आपका जो डिमांड का है वो शिफ्ट हो जाता है आगे, जैसे D1 या आपका और आगे निकल जाता है, दैट इज़ D2, लेकिन प्राइस विल रिमेन सेम। प्राइस सेम था, लेकिन सपोज यहाँ अगर पहुँचा D1 पे तो नया इक्विलिब्रियम आपका मिल जाएगा, दैट इज़ क्वांटिटी बढ़ गई। फिर अगर और आगे हम निकल गए दैट इज़ E2 लेवल पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ वी विल सी दैट और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी Q2। तो इस तरह से पहला इम्पैक्ट ये है इंक्रीज इन डिमांड। जब भी एक प्रोड्यूसर सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा करता है तो डिमांड कर्व विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड। ये क्या है आपका इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी बट नेचुरली एक प्रोड्यूसर क्या एंजॉय करेगा बच्चों, इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो उसका भी इम्पैक्ट उस पर आएगा। या जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो बट नेचुरल उसका एम्प्लॉयमेंट, इनकम ओवरऑल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो एक इफेक्ट है दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड, जो हम जनरली जानते हैं कि जैसे ही आपकी इकोनॉमी में सेलिंग कॉस्ट पे प्रोड्यूसर ने खर्चा किया तो एक कंज्यूमर के माइंड में डिज़ायर क्रिएट हो जाती है टू परचेज दैट गुड्स, और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी आपका डिमांड का विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड। तो ये है पहला इम्पैक्ट दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड, जो हमें जनरली दिखाई देता है। यानी आपका जो डिमांड था वो बढ़ गया फ्रॉम OQ टू OQ1 देन टू Q1 से लेके Q2, ऐसे धीरे धीरे जो है वो डिमांड इन द इकोनॉमी बढ़ गई। ओके बच्चों, तो काफ़ी इजी था। ओके, नाउ सेकंड इफेक्ट है मेकिंग द डिमांड कर्व मोर इलास्टिक। अब ये भी हमें दिखाई देता है, आपने देखा डिमांड बढ़ने लगी है। जब डिमांड बढ़ती है आप देख रहे हो उस डिमांड की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक प्रोड्यूसर की बढ़ रही है। अब इसकी वजह से आपका जो डिमांड है वो मार्केट में इलास्टिक होता जा रहा है, यानी वो अपनी शेप जो है वो चेंज करता जाएगा। वो कैसे बच्चों, लेट्स सी। क्योंकि सेकंड इफेक्ट हमें इस सेलिंग कॉस्ट का दिखाई देता है कि यूर डिमांड कर्व इन द मार्केट इट विल बिकम द मोर इलास्टिक, ये हमें ज़्यादा इलास्टिक दिखाई देता है। लेट्स सी हाउ। पहले एल का फॉर्मेट एज यूजुअल, ये सेकंड इफेक्ट दैट इज YOX। Y एक्सिस पे आपका प्राइस और X एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड यानी आउटपुट। सपोज एक डिमांड कर्व है दैट इज D एंड वी आर एट द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज OPQ। सपोज ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओके। इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे हम ऑलरेडी हैं, लेकिन जैसे ही सेलिंग कॉस्ट पे हम खर्चा करते हैं और हमने देखा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, तो यही डिमांड का जो है वो इलास्टिक होने लगता है, यानी इलास्टिक होकर D1 में की तरफ डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है। जब इस तरह से हमें पोजीशन दिखाई देती है, जब एक एज अ प्रोड्यूसर
वो एंजॉय करने लगता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये भी इफेक्ट दिखाई देता है कि ही मे रिड्यूस द प्राइस, वो अपनी प्राइस को रिड्यूस कर लेता है। और अपनी प्राइस को रिड्यूस करके आप देख सकते हो प्राइस को उसने रिड्यूस किया टू P1। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, उसका प्राइस कम हुआ, तो ही मे सप्लाई द मोर क्वांटिटी, जैसे हमने Q3 पे देखा था और यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है। दिस इज सपोज Q2, ओके, ये Q2 है, ये Q3 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे अगर वो सेम लेवल, अगर सेम डिमांड कब है, तो इस लेवल पे प्राइस उसका जो है इट मे बी वो सेम रख सकता है, इट मे भी उसने प्राइस को कम किया। जैसे ही प्राइस को कम किया, इसकी और डिमांड मार्केट में बढ़ गई। तो ऐसा भी इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से सेलिंग कॉस्ट की वजह से एक सेलर की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। उसने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा किया, उसने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा किया, या उसने डीलर्स को अच्छे मार्जिन दिए, डिमांड बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो डिमांड बढ़ी, गुड्स अच्छे लगने लगे और क्वांटिटी की डिमांड बढ़ी, आपका जो डिमांड का राइट साइड शिफ्ट होने लगा, तो सेकंड इफेक्ट धीरे धीरे मार्केट में डिमांड का जो है वो इलास्टिक होने लगता है, और उसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उसकी बड़ी थी, उसकी वजह से ही मे रिड्यूस द प्राइस, उसने प्राइस को कम किया और ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई किया। तो ऐसा इफेक्ट भी पॉसिबिलिटी है। कुछ सेलर्स जो हैं इस तरह की स्ट्रेटजी टेंडेंसी को फॉलो करते हैं, यानी मे बी पॉसिबल उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, प्राइस कम हुआ, तो उन्होंने कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करने की कोशिश की। अब ये एक ऐसा नेचर है। अब इसकी वजह से प्रोडक्शन, ये हम जनरली क्या देखते हैं, ये है बिफोर सेलिंग कॉस्ट। बिफोर सेलिंग कॉस्ट से पहले आपका डिमांड कर्व जो था वो नियरली आपका इनइलास्टिक स्टीपर था, लेकिन आफ्टर सेलिंग कॉस्ट के बाद, वो आफ्टर सेलिंग कॉस्ट के बाद आपका जो डिमांड कर्व था वो क्या बन गया, इलास्टिक, यानी आपने ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई किया एंड इट मे बी ड्यू टू रिड्यूस इन द प्राइस। क्योंकि एक कस्टमर अपना नेचर नहीं बदलेगा, हमने पहले ही कहा था डिमांड कर्व इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, क्योंकि इफ़ यू विल रिड्यूस द प्राइस डेफिनेटली मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। इसके लिए बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स जो हैं वो कस्टमर्स को दिए जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो डिमांड करें। ओके बच्चों, तो इस तरह से सेलिंग कॉस्ट आपके माइंड में डिमांड को क्रिएट करती है, डिज़ायर को क्रिएट करती है। ओके बच्चों, तो ये था सेकंड इफेक्ट, मेकिंग द डिमांड को मोर इलास्टिक। अब तीसरा इफेक्ट जो मेन इफेक्ट है, दैट इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट, यानी प्रोड्यूसर का सेलिंग कॉस्ट इंकर करने के बाद इतना सेल बढ़ जाता है, इतना प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट। नॉट ओनली ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उसका प्रोडक्ट, जैसे हमने देखा उसने प्राइस को यहाँ कम किया, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनको लगता है मैंने सेलिंग कॉस्ट पे इंकर किया है ह्यूज एक्सपेंडिचर, और उसका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिक को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ही मे रेज द प्राइस, वो प्राइस बढ़ा के मैक्सिमम प्रॉफिट को एंजॉय करता है। अब वो कैसा थर्ड इफेक्ट है, चलो ये भी देख लेते हैं, लेट्स सी। तो वो थर्ड इफेक्ट है जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक प्रोड्यूसर जो है उसकी थिंकिंग, उसका अप्रोच, उसका स्ट्रैटेजी अलग अलग रहता है। अब क्योंकि सेलिंग कॉस्ट उसने इंकर किया है, अब उसकी वजह से एक प्रोड्यूसर को किस तरह से इफेक्ट दिखाई देता है, ये डायग्राम हम थोड़ा अच्छी तरह से दिखाएंगे बच्चों। ओ, एक्स और वाई। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे प्राइस और यहाँ दिखाएंगे हम लोग आउटपुट। ओके बच्चों, अब पहले हम दिखाते हैं बिफोर सेलिंग कॉस्ट, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है। सपोज ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब ये एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो है बिफोर सेलिंग कॉस्ट, एससी से पहले। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम लेंगे पहले एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, फिलहाल हमने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा नहीं किया, तो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपका किस तरह से रहेगा, वो आपका इसी तरह से रहेगा, यू शेप, दैट इज एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का। ओके, ये हमें दिखाई दिया। अब इस एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट पे एक प्रोड्यूसर का
जो आउटपुट है यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है ये हम दिखाएंगे जो हमारा डाउन पार्ट है हमारा एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का। सपोज ये मिनिमम आपका डाउनवर्ड पार्ट है, इस डाउनवर्ड पार्ट को हम लोग क्या इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के थियरी को बच्चों अज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर क्या ले रहा है, अपने जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है उस एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का जो लोअर पार्ट है जो डाउनवर्ड पार्ट है उसको उसने डिसाइड करके अपनी क्वांटिटी को डिसाइड किया। ओके बच्चों, अब जब इस क्वांटिटी को उसने डिसाइड किया तो हम कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे। कौन सी चीज़ें, लेट्स सी। सेलिंग कॉस्ट से पहले एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी को सेल कर पा रहा था और क्या प्राइस थी मार्केट में, कितना टोटल रेवेन्यू था, कितना टोटल कॉस्ट था, ये सब हम चीज़ें जो है वो डिसाइड करेंगे बच्चों। अब देखो, बिफोर सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट से पहले। ओके बच्चों, अब जब हम सेलिंग कॉस्ट से पहले आते हैं तो फर्स्ट हम लेते हैं प्राइस। आपकी प्राइस क्या डिसाइड हुई, दैट इज़ आपने इसको सपोज एवरेज रेवेन्यू को आपने यहाँ टच किया तो यहाँ मिला रेवेन्यू, आप हॉरिजेंटल लाइन लेके आओ, यहाँ पे मिला प्राइस, तो आपका प्राइस हो गया ओपी, प्राइस है ओपी। ओके बच्चों, अब आते हैं सेकंड, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, आप कितना सेल कर पा रहे हो। अब हमने जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लिया, क्वांटिटी लिया, वो मैंने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच से नहीं लिया। जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का लोअर पार्ट था उसके बॉटम लाइन को मैंने अज्यूम किया और वहाँ पे मैंने आउटपुट डिसाइड किया कि सपोज प्रोड्यूसर ने वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किया, क्योंकि जब हम मिनिमम पॉइंट पर रहते हैं इस लेवल पे एक प्रोड्यूसर जो है वो अपने ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की पॉइंट को डिसाइड कर लेता है। अब वो क्वांटिटी है सपोज OQ जो उसने डिसाइड कर लिया। अब इससे मिलता है थर्ड आपका टोटल रेवेन्यू। आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू मिला POQR, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है OQ, ये है प्राइस, यानी POQR, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है POQR, ये मिला। अब फोर्थ आता है टोटल कॉस्ट। आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ बच्चों, अब टोटल कॉस्ट आप देखो, आपका एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है तो यहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल लेके आओ, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया S और यहाँ पॉइंट ले लिया T। तो ये जो आपका शेडेड एरिया है पूरा ये रेक्टेंगल आपको दिखाएगा प्रॉफिट बिफोर SC यानी सेलिंग कॉस्ट से पहले। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ बच्चों, इतना, जो हमारा कॉस्ट का लेवल था SOQT, ये है SOQT। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो प्रॉफिट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था बच्चों, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, यानी POQR, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट SOQT, तो कितना मिला बच्चों, वो मिला ये आपका शेडेड एरिया यानी PSTR, तो PSTR ये हमें मिला आपका प्रॉफिट लेकिन सेलिंग कॉस्ट से पहले। अब आते हैं, अगर प्रोड्यूसर ने इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया यानी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, फ्री सैंपल्स उसने बांटे, डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी अच्छा रखा, उन्होंने डीलर्स को अच्छी मार्जिन दिया, उसने किसी बच्चों को या कॉलेज उसमें स्पॉन्सरशिप दे के भी उसने काफ़ी अपने डिमांड को जो था वो क्रिएट किया। जब ऐसा होता है तो इस केसेस में हम देखते हैं किस तरह से इम्पैक्ट दिखता है। अब उसमें हम देखते हैं जैसे ही उसने सेलिंग कॉस्ट पे ज़्यादा खर्चा किया तो जो हमने देखा कि आपका जो डिमांड कर्व है यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो थोड़ा इलास्टिक हो जाता है। अब जब इलास्टिक हो जाता है तो ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व जो इलास्टिक हो गया, और वो किसके बाद हुआ, आफ्टर सेलिंग कॉस्ट, ये है आफ्टर सेलिंग कॉस्ट।
जब हमने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया तो हमने देखा डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड जब क्रिएट होती है तो डिमांड शिफ्ट हो गई आगे। अब इसकी वजह से ये डायग्राम हमें किस तरह से दिखाई दिया बच्चों, ये हमें दिखाई दिया दैट इज आपका डिमांड का किस तरह से है, इलास्टिक। ओके, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया इसको, इलास्टिक हमें दिखाई दिया। अब हमारा जो है, हमने सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पे खर्चा नहीं किया है, हमने सेलिंग कॉस्ट पे भी खर्चा किया है। तो हमारा अभी कर्व क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट कर्व। और वो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे आएगा, इस तरह से एवरेज कॉस्ट कर्व, फ्लैटर यू शेप। ये बना है दो चीज़ों से। किससे बना है, एक है एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट जो अभी अभी देखा, और उसमें दूसरा है एवरेज सेलिंग कॉस्ट। ओके, इन दोनों कॉस्ट का मिक्सचर है, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट और एवरेज सेलिंग कॉस्ट, दोनों का मिला वो। दोनों जब मिलते हैं तो हमें क्या मिला, एवरेज कॉस्ट का। अब इस एवरेज कॉस्ट में हम क्या दिखाते हैं बच्चों कि यहाँ पे भी हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो डिसाइड करना है, लेकिन मैं क्या लेके आऊँगी, इस बॉटम लाइन पे, इस बॉटम लाइन यानी इसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सपोज यहाँ पे मैं डॉटेड में दिखा रही हूँ बच्चों, ये पूरा देखो, ये क्वांटिटी डिसाइड हुआ Q1। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, पहले हम टच करेंगे किसको, एवरेज रेवेन्यू कर्व को। रेवेन्यू कर्व को टच किया तो ये R1, क्योंकि यहाँ मैंने रेवेन्यू दिया हुआ है R, तो ये R1 क्योंकि सेलिंग कॉस्ट के बाद। इसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट नया प्राइस P1। ओके, ये मिला। अब देखो, जब आपका सेलिंग कॉस्ट हमने खर्चा किया तो सेलिंग कॉस्ट के बाद, यानी बिफोर सेलिंग कॉस्ट था, अब आते हैं आफ्टर सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट के बाद हमारी पोजीशन क्या है बच्चों, पहला फर्स्ट प्राइस बताओ। प्राइस क्या है बच्चों, पहले प्राइस ओपी थी, लेकिन देखो जब प्रोड्यूसर ने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया तो प्राइस देखो बढ़ गई है। आपका एवरेज रेवेन्यू तो बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, आपका इलास्टिक हुआ, आपका कॉस्ट भी बढ़ा, लेकिन आपका प्राइस पे भी इफेक्ट आया है। तो प्राइस जो है वो है OP1 जो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, ये बढ़ गई है। यानी पहले से सेलिंग कॉस्ट खर्चा करने से हम जनरली देखते हैं जो खर्चा हम एडवर्टाइजिंग पे करते हैं या मार्जिन देते हैं डीलर्स को, या हम लोगों ने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, या हमने सपोज एग्जीबिशंस को कंडक्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, विंडो डिस्प्ले किया, होर्डिंग लगवाए, वॉट एवर वी डिड, whatever expenditure is incurred on selling cost to create the more demand, directly or indirectly it will be recovered through charging the high prices। तो आपने प्राइस बढ़ा दिया जो था OP1। अब दूसरा है क्वांटिटी। अब देखो आपकी क्वांटिटी पे इफेक्ट आया है बच्चों, तो देखो यस, क्वांटिटी भी आपकी बड़ी है, पहले OQ थी, अब वो OQ1, तो आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा आई है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज टोटल रेवेन्यू। आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, वो है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो देखो ये पूरा आपका टोटल रेवेन्यू है, बिगर रेक्टेंगल, दैट इज P1O Q1R। तो ये है P1O Q1R, ये है टोटल रेवेन्यू। अब फोर्थ पॉइंट में ले रही हूँ टोटल कॉस्ट। आपका खर्चा कितना हुआ बच्चों, अब देखो खर्चा, कॉस्ट को मैं इधर हमने टच किया, फिर यहीं से आप हॉरिजॉन्टल जो है वो लेके आओ। तो जब हम यहीं पे लेके आते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्ट्रेट जब टच करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यानी इस पॉइंट पे हमें मिलेगा S1 और यहाँ मिलेगा हमारा T1। अब जो ये पूरा एरिया है, दिस इज द एरिया, ये पूरा एरिया क्या हो जाता है, दिस इज शेडेड एरिया। जो प्रॉफिट है वो है आफ्टर सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा करने से आपकी डिमांड इतनी मार्केट में बढ़ी, इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, देखो आफ्टर सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट के बाद देखो प्रॉफिट का एरिया आपको दिख रहा है, कितना अच्छा प्रॉफिट का एरिया बढ़ गया। तो पहले जब हमने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया तो मिनिमम प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर एंजॉय करता है क्योंकि सेल ही कम था, लेकिन जैसे ही उसने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया, जबकि प्राइस भी बढ़ गई, एडवर्टाइजमेंट की वजह से या डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से, विंडो डिस्प्ले की वजह से, मार्जिन की वजह से, होर्डिंग की वजह से, फ्री सैंपल्स दिया, व्हाटएवर में भी आपने डिमांड तो जनरेट किया, क्रिएट किया, प्राइस बढ़ी, लेकिन आपका कॉस्ट जो था वो भी बढ़ा। और वो कितना था, S1O
Q1T, तो S1O Q1T। अब हमारा प्रॉफिट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कब मिला है? आफ्टर सेलिंग कॉस्ट। और वो कितना मिलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब आप टोटल रेवेन्यू यानी P1O Q1R, इसमें से ये रेक्टेंगल कॉस्ट का माइनस करो, यानी S1O Q1T। तो जो ये शेडेड एरिया है पूरा आपको दिख रहा है, ये मैंने दिखा दिया है ग्रीन कलर से, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, दैट इज P1 S1 T1 और R1। ये है मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉयड बाय अ प्रोड्यूसर आफ्टर इंकरिंग सेलिंग कॉस्ट। ओके बच्चों, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछा जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो 3 इफेक्ट हैं। पहला, इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट हो जाती है, तो वो हमें दिखाना है। प्राइस सेम था लेकिन डिमांड का राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी आपकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांडेड हो जाती है। सेकंड, क्योंकि प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, तो यहाँ पे आपका जो डिमांड का है वो मार्केट में कैसा हो जाता है? इलास्टिक इन नेचर हो जाता है। जब इलास्टिक इन नेचर हो जाता है तो बट नेचुरल आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा अर्न होंगे। ओके, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो सेकंड हमने देखा कि उस लेवल पे आपका डिमांड का इलास्टिक हो गया ड्यू टू हैवी सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा करने की वजह से, यानी डिमांड बढ़ा लेकिन प्रोड्यूसर ने क्या किया? सपोज अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुई तो प्राइस कम करके भी उसने मैक्सिमम सेल किया। अब इसका थर्ड इम्पैक्ट, तीसरा फ़ायदा, हर प्रोड्यूसर सेलिंग कॉस्ट पे जब खर्चा करता है, क्वांटिटी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है, तो ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो आपको क्लियरली दिख रहा है पिक्चर से, यहाँ इतना लिमिटेड प्रॉफिट और यहाँ पे इतना मैक्सिमम प्रॉफिट, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ मिल जाता है। और वो क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर ने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया, उसने प्राइस बढ़ाया लेकिन डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो ओवरऑल इसका रेवेन्यू बढ़ गया। भले कॉस्ट ज़्यादा था, कॉस्ट माइनस किया तो भी ओवरऑल ह्यूज रेवेन्यूज आर एंजॉयड बाय अ प्रोड्यूसर। दैट इज़ वाई आजकल जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी मॉडर्न एक सोच रहती है, दे मेनली फोकस्ड ऑन मैक्सिमम सेल, नॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट तो इनडायरेक्टली ज़्यादा होगा ही होगा। इवन यू विल सी दैट कि बैंक्स जो है वो भी लोन देती हैं ऑन मैक्सिमम टर्नओवर पे। आपका कितना टर्नओवर है, कितना सेल है, उस पर मिलता है। हाउ मच क्वांटिटी यू आर एबल टू सोल्ड इन द मार्केट, आप कितना सोल्ड कर सकते हो, तो उस पर आपको जो है वो मैक्सिमम लोन्स जो है सैंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, उसकी वजह से जितनी क्वांटिटी आपने ज़्यादा सेल की, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा था। तो इसकी ये सब जो इफ़ेक्ट हैं वो किसकी वजह से हैं बच्चों? सेलिंग कॉस्ट। तो 10 सेलिंग कॉस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये हमें इस चैम्बरलिन ने इस थियरी की मदद से हमें सिखाया। तो 3 बेनिफिट्स थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों बेनिफिट्स विथ 3 डायग्राम्स। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी यही तीनों डायग्राम रफ नोटबुक में ड्रॉ करके देखो बच्चों। बाकी थियरी का प्रेशर बहुत कम है, डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके दिखाने हैं। स्पेशली दिस डायग्राम जिसमें बिफोर सेलिंग कॉस्ट आपका प्रॉफिट लेवल कम है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट के बाद प्रॉफिट का लेवल काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हमने आउटपुट जो डिसाइड किया विदाउट शोइंग MR और MC, हमने MR और MC का अप्रोच नहीं लिया। हमने डायरेक्टली जो ये लोअर पार्ट है हमारे एवरेज कॉस्ट का, उसके मिनिमम पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या आउटपुट करके डिसाइड किया और उसी की मदद से हमने इक्विलिब्रियम जो हमने आउटपुट लिया, उसी की मदद से हमने प्राइस को मार्केट में डिसाइड किया। ओके बच्चों, तो ये था इफ़ेक्ट्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट जो हमने 3 डिफरेंट हमने वे से किया और वो भी 3 डायग्राम्स के साथ, जो आई होप सो आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.